नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और ये स्पेशल एनसीईआरटी की क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही हैं मेरे साथी अध्यापक गण के लिए और जो बच्चे स्पेशल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, उसके बाद हम इसके आगे आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज के अध्याय में पढ़ेंगे लाइफ इन द माउंटेन्स। तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका कोई भी मीडियम हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, हमने सबकी अलग से बिल्कुल अच्छी तरह से अरेंज करके प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके जरूर देखें, आपको वहां सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, आपको कोई लेसन नहीं मिल रहा, कोई बुक नहीं मिल रही, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज हमें पढ़ना लाइफ इन माउंटेन्स की। जो माउंटेन्स में है ना, वो जीवन कैसे होता है कि उसके बारे में बात करेंगे। ये कहता है कि द माउंटेन्स टेरेन इज यूजुअली रेग्ड एंड रफ। कि जो टेरेन होता है आपका भूभाग, क्या होता है, भूभाग या भूखंड, जमीन का एक विस्तृत क्षेत्र, लेकिन साथ में क्या है, माउंटेन। जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है ना, वो क्या होता है आपका रग्ड और रफ, कि आपका कि बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ या खुरदरा होता है। एंड हैड स्टीप स्लोप, और तिरछे उसके ढलान होते हैं आपके पहाड़, अगर आप देखोगे तो। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिसाइज इन सम वैलीज। कि इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर फार्मिंग है ना आपकी, वो कहाँ की जा सकती है, वो कुछ घाटियों में ही की जाती है। घाटियां क्या होती है कि दो पहाड़ों के जो बीच का क्षेत्र होता है ना, वहां पे थोड़ी सी समतल भूमि होती है, उसको हम वैलीज बोलते हैं। नदियों के द्वारा उसको थोड़ा सा और स्मूथ बना दिया जाता है, तो वो आपकी वैलीज होती है। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिसाइज ऑन द, जो आपका खेती है वो कहाँ पर की जाती है, स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप। की वहां स्लोप पे की जाती है, जो ढलान है ना उस पे ढलान नुमा खेती की जाती है, उसको सीढ़ी नुमा खेती भी बोलते हैं। ठीक है, कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप, जो आपका स्लोप उसमें सीढ़ियां काट दी जाती है। जैसे आपको मैंने कल भी बताया था कि ये देखिए कि इस प्रकार से सारा क्या है, ढलान है, तो इस प्रकार से वहां पे खेती की जाती है। इसी को हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग भी। ये आपका टेरेस फार्मिंग। इन मैनी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, किसने कहा कि संसार के कई पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में हर्डिंग, हर्डिंग आपका होता है पशुपालन, इज द प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर द एग्रीकल्चर। जो पशुपालन को क्या है, अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है खेती से, इसलिए कई पहाड़ी इलाकों में पशुपालन ज्यादा करते हैं खेती करने की बजाय भी। टूरिज्म इज ऑफन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, जो आपका टूरिज्म है, आपका पर्यटन है, वो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इनकम है। फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन, जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए जो इनकम का मेन सोर्स है वो आपका पर्यटन है। द क्रिप्स माउंटेन्स एयर, जो शानदार आपकी ठंडी बिल्कुल हवा आपकी पहाड़ों की। सीनरी ब्यूटी अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, जो आपकी हवा और जो सीनरी है ना, पहाड़ों का जो दृश्य है मनोरम, बहुत सुंदर, वो क्या है, अट्रैक्ट करता है किसको, टूरिस्ट को, पर्यटकों को। सम टूरिस्ट आल्सो गो टू द माउंटेन्स फॉर स्पोर्ट्स सच एज स्कीइंग। की कुछ ऐसे टूरिस्ट हैं जो माउंटेन्स पे किस लिए जाते हैं, स्कीइंग करने के लिए, हाइकिंग करने के लिए, माउंटेनियरिंग मतलब पर्वतों पर चढ़ने के लिए, पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग आपने देखा होगा कि ऊपर से वो कूदते हैं, वो पैराशूट खुल जाता, वो पैराग्लाइडिंग फॉर मैनी सेंचुरीज, कई शताब्दियों से। पीपल हैव आल्सो ट्रेवल्ड टू द दीज अपलैंड्स फॉर पिलग्रिमेज टू होली साइट्स। कि जो अपने कई पहाड़ों में क्या है आपकी अपलिफ्ट साइट, मतलब पहाड़ी इलाकों में, कि वहां पे उनके धार्मिक केंद्र बने हुए हैं भी। ठीक है, तो उनकी यात्राओं के लिए क्या करते हैं, वो पहाड़ों की यात्रा करते हैं भी। पिलग्रिमेज आपका धार्मिक होता है, ठीक है, तीर्थ आप ऐसे बोल सकते हैं, तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा आप बोल सकते हैं। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटिव कैन आल्सो पुट द फ्रेगाइल माउंटेन्स एनवायरनमेंट अंडर प्रेशर। इसने कहा लेकिन अगर बहुत ज्यादा विजिटर्स यहाँ पे आ गए तो वो क्या है, इसका जो वातावरण है ना उसको हानि पहुंचा सकते हैं, उस वातावरण को दूषित कर सकते हैं, जो वातावरण यहाँ की एक खास विशेषता है। अंडर द प्रेशर इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस, और क्या है
कि संतुलन बनाना फिर मुश्किल हो जाता है। यदि अधिक मात्रा में कई आपके धार्मिक यात्रा के लिए आ गए, कोई आपके माउंटेनियंस और ये आपके स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग के लिए आ गए और कई आपके ऐसे घूमने के लिए आ गए, तो बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे पर्यटक आ गए तो भी यहाँ का जो बैलेंस है, आपका एनवायरनमेंट जो बिल्कुल शुद्ध है, वो भी यहाँ पर बिगड़ सकता है। ये चीजें आपको बताई गई हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई। आपको कहीं पे कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं भी। तो यहाँ पे दो महिलाओं के नाम दिए गए हैं। एक बचेंद्री पाल दिया गया है, जिसने क्या किया कि बहुत ही बचपन से ही क्या है, यंग एज से क्या है, पहाड़ों पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया गया और पहली इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी 1984 में और उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला एंड पद्म भूषण उनको मिला 2019 में और सेम ईयर में मतलब वाज अवार्डेड पद्मश्री द सेम ईयर एंड पद्म भूषण 2019, दोनों नाम ने 2019 में मिले पद्मश्री और पद्म भूषण बचेंद्री पाल को। ये बात आप याद रखनी, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, मतलब वहां चढ़ाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा। Was lost his leg in the accident when she was 22। जब वो 22 साल की थी तो किसी एक्सीडेंट में उनकी क्या हो गई, एक टांग कट गई। ठीक है, उन्होंने अपने एक लेग को खो दिया। विद बचेंद्री पाल इनकरेजमेंट एंड ट्रेनिंग, तो बचेंद्री पाल ने उसको क्या किया, साहस बढ़ाया, उसका ठीक है हौसला बढ़ाया और उसको ट्रेनिंग दी। सी मैनेज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2013 और 2013 में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई एंड वेंट ऑन द क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कंटिनेंट, और प्रत्येक महाद्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी थी ना, उस पे हर चोटियों पे उसने चढ़ाई की, इंक्लूडिंग माउंट विल्सन है इन अंटार्कटिका में। सी वाज अवार्डेड पद्मश्री 2015 और 2015 में उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरुणिमा सिन्हा और दोनों आपको याद रखने हैं भी। चीजें क्लियर होती जा रही है आपकी। तो ये देखिए आपको कि जो पहाड़ों में, अब आपने इसके फायदे पढ़ दिए कि पहाड़ों में क्या फायदा, खेती कर लेते हैं ढलान बना के, ठीक है, ये पशुपालन कर लेते हैं, ये पर्यटक से कमा लेते हैं, लेकिन नुकसान क्या है, अब वो देखिए क्या समस्याएं आ सकती है। यहाँ पे देखिए फ्लैश फ्लड कि आपकी बाढ़ आ सकती है, जबरदस्त बाढ़ में, जब बाढ़ आएगी तो मकान बढ़ जाएंगे, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, मतलब कि धरती ही बह के यहाँ पे चल जाती है, रोड वगैरह बह के चलने लगते हैं जब बाढ़ बहुत तेज मात्रा में आती है। अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, यदि बहुत ज्यादा टूरिज्म हो गया तो यहाँ पे भीड़ देखिए किस प्रकार से लग जाती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, एवेलांच, मतलब अगर आपका बाढ़ बहुत ज्यादा, वो आपका बर्फ गिर जाए तो भी, ठीक है। हैवी स्नोफॉल, बहुत ज्यादा बर्फ गिरना किस प्रकार से, क्लाउड ब्रस्ट, अगर बादल फट जाए तो भी, ठीक है। कोल्ड वेदर और मौसम जब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है यहाँ पे, ये भी बहुत ज्यादा समस्या है। तो ये समस्याएं थी आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। तो ये आपकी चीज आपको ध्यान रखनी है। वो बर्फ सर खिसक जाती है ना, इसको आप कहेंगे कि सर इसमें बर्फ गिरी, इसमें क्या की बर्फ खिसक जाती है, बह जाती है, और इसमें बर्फ ऊपर से गिरती है। दोनों में आपको समझ में अंतर। Many traditional communities around the world consider mountain to be sacred places and worship them। कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल कम्युनिटी है जो क्या करती है, माउंटेन्स को वर्ल्ड में क्या करती है, पवित्र उनको समझती है, धार्मिक समझती है उनको, एंड वर्शिप देम, उनकी पूजा करती है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड 8,849 मीटर, मतलब 8849 मीटर जिसकी ऊंचाई है, हैज मेनी नेम्स, उसके कई नेम है। तिब्बत कॉल इट्स चोमोलुंगम, ठीक है, जो तिब्बत है वो क्या बोलते हैं इसको, चोमोलुंगमा, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड चोमोलुंगम बोलते हैं, ठीक है, तिब्बत में। विच मीन्स द मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, कि ये क्या संसार की माता इसको बोला जाता है। एंड वर्शिप द माउंटेन्स एज सच, और इसकी पूजा करते हैं। नेपाली कॉल इट सागर माता, जो नेपाली है ना वो इसको क्या बोलते हैं, सागर माता बोलते हैं, ठीक है। देख लिए, मीन्स गॉडेस ऑफ द स्काई, आसमान का देवता भी। माउंट कैलाश इज द तिब्बत इज हेल्ड सेक्रेड बाय फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो आपका क्या है, जो माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत है, वो आपका तिब्बत में है, जो आपका हिंदुइज्म, हिंदुओं का, बुद्धों का और जैनिज्म और बोन एंड एंशिएंट तिब्बतन रिलीजन है आपका बोन, उनका वो पवित्र स्थान बताया जाता है। वहां पर दोनों सभी उसको पवित्र मानते हैं। सच रेवरेंस फॉर माउंटेन समिट्स इज आल्सो फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इस प्रकार से क्या बहुत सारे ऐसे पर्वत की जो पवित्र चोटियां जो भारत के साथ साथ अन्य भागों में भी संसार के पाई जाती हैं। तो धार्मिक भी माना जाता है इनको। ये चीज आपकी क्लियर हुई।
अब हम बात करते हैं पठार के बारे में। किसके बारे में? पठार के बारे में बात करते हैं। ए प्लेटू इज ए लैंडफॉर्म दैट राइज अप फ्रॉम द सराउंडिंग, कि जो आपका सराउंडिंग है ना, आपको स्टार्टिंग मैंने फोटो दिखाया था, वो सराउंडिंग में क्या है कि ऊंचा उठा हुआ, बाकी चीजों से क्या है ऊंचा उठा होता है। जैसे आप देखिए, घर पे देखिए तो आपका टेबल देखी हुई, बाकी फर्श एक जैसा, टेबल ऊपर से उठा हुआ है और ऊपर से क्या वो प्लेन है। तो वैसा ही सेम धरती के केस में हम बात करेंगे तो पठार की बात होगी। ये क्या कहता है कि एंड हैज ए मोर और लेस फ्लैट सरफेस, कि ये क्या बाकी चीजों से तो क्या है ऊपर उठा हुआ है और ऊपर से क्या है फ्लैट सरफेस है। तिरछा हो सकता है लेकिन मैक्सिमम क्या है फ्लैट मिलता है। आप ये नहीं समझ सकते तो बिल्कुल फ्लैट मिलेगा, लेकिन एक समतल मिलता है, बिल्कुल फ्लैट की बात नहीं हो रही यहाँ पे भी। ठीक है, हैज ए मोर और लेस फ्लैट सरफेस, सम ऑफ इट्स साइड्स आर ओपन स्टीप स्लोप, कुछ इसकी जो आपकी स्लोप है वो बिल्कुल खड़े ढलान होते हैं उसमें भी। लाइक माउंटेन्स प्लेटोज कैन बी यंग और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। यदि हम पृथ्वी के इतिहास की बात करें तो जैसे हमने पर्वतों को नए और पुराने बताया था, जैसे हिमालय पर्वत की जो चोटियां वो नई है और आपकी जो अरावली की चोटियां वो पुरानी है, जो इस प्रकार से घुमावदार हो गई है वो पुराने पर्वत है। तो इसी प्रकार जो आपके पठार है वो नए व पुराने हो सकते हैं। टू एग्जाम्पल ऑफ प्लेटूज आर द तिब्बत प्लेटू, की सबसे पहले आपका तिब्बत का पठार है। द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, की सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो पठार है वो आपका तिब्बत का पठार है। एंड द डेक्कन प्लेटू, और दक्षिण का पठार है आपका द हाइट ऑफ प्लेटू कैन वेरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर। ये जो हाइट है प्लेटू की वो आपकी क्या हो सकती है कि कुछ 100 मीटर भी हो सकती है, 100-200 मीटर भी ऊंची हो सकती है और हजारों मीटर ऊंची भी इसकी हाइट हो सकती है। और तिब्बत का पठार है वो संसार का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना भी। ये आपको तिब्बत के पठार के बारे में कुछ बता दी कि जो इसकी एवरेज अल्टीट्यूड है ना, अल्टीट्यूड आप समझ गए, समुद्र तल से ऊंचाई आपके अल्टीट्यूड मानते हैं 4500 मीटर है। विच एक्सप्लेन व्हाई इट हैज बीन निकनेम्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको समझ गए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज नियरली 2500 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी, अगर आप नापेंगे तो डिस्टेंस चंडीगढ़ से आप कन्याकुमारी तक जाएंगे तो लगभग इतनी डिस्टेंस आपकी होती है, तो इतना ही लंबा आपका तिब्बत का पठार है। द डेक्कन प्लेटू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, की जो आपका दक्षिण भारत में है ना, दक्षिण का पठार मान लीजिए, जो मध्य भारत का पठार है वो सबसे पुराने पठारों में से एक है। फॉर्म्ड थ्रू द वोल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर, कि लाखों साल पहले जो आपकी ज्वालामुखी एक्टिविटी हुई थी, किसी कारण ज्वालामुखी निकला था। ठीक है, तो उस कारण से क्या है कि ये बना है हजारों लाखों साल पहले। लाइक माउंटेन्स प्लेटू आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट्स, कि जिस प्रकार से आपके माउंटेन्स होते हैं ना, तो वैसे ही जो आपके पठार है ना, इनमें भी क्या बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स मतलब खनिज पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड बिन द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, इसलिए उनको क्या कहा जाता है आपका मिनरल्स का स्टोर हाउस मतलब खनिज का भंडार कहा जाता है। ये चीज आपको आगे समझ में। एज ए रिजल्ट माइनिंग इज ए मेजर एक्टिविटी ऑफ प्लेटू, की जो आपकी माइनिंग है ये एक मुख्य क्रियाकलाप है आपका किसका पठारों पर। वेयर मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड, की यहाँ पे जहाँ पे क्या है कि संसार की बड़ी बड़ी खानें पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं आपकी पठारों में, क्योंकि पठारों में क्या है मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए वहां पे खनन कार्य ज्यादा होता है। और संसार की बड़ी बड़ी जो खान है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, वो यहाँ में पठारों में पाई जाती है, प्लेटू में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इज, जो आपका पूर्वी अफ्रीका का पठार है एक, वो फेमस है किसके लिए, गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, की वहां पे सोना निकलता है और डायमंड मतलब हीरे मिलते हैं। वहां पे सोने और हीरे की खाने हैं आपकी अफ्रीका में भी। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ द आयरन कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर पठार, कि आपका जो छोटा नागपुर पठार है ना, तो उसमें क्या है आपका लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, ये सब चीज के अयस्क आपको मिलते हैं, इनके ये वहां से निकाला जाता है। वही बात है, चीज क्लियर।
द प्लेटू इन्वायरमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कि जो आपका प्लेटू का जो आपका इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो बहुत विविध है। डाइवर्स मतलब विविध है, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे संसार में। ये नहीं कि सारे पठार बिल्कुल एक जैसे हैं, उनकी भी क्या है कि जो प्रकृति है वो क्या है, अलग अलग है। मैनू प्लेटू हैव ए रॉकी सोयल, कि कईयों की जो सोयल है वो क्या है, रॉकी है। रॉकी मतलब चट्टानी है, ठीक है। विच मेक्स देम लेस फर्टाइल देन प्लेन्स, तो वो क्या है, आपको कम उपजाऊ होते हैं, जैसे आपके मैदान होते हैं ना, उससे कम वो फर्टाइल मतलब उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मैदानों के बारे में। एंड देयरफॉर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग, इसलिए उनमें खेती इतनी नहीं होती। An exception is that of the lava plateau that is formed through the volcanic activity, लेकिन उसका कुछ exception है, अपवाद है, कि अगर प्लेटू, वैसे तो कहा इसने कि जो प्लेटू है उसकी मिट्टी क्या होती है, चट्टानी होती है, वहां पे खेती नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे प्लेटू है जो आपके ज्वालामुखी एक्टिविटी से बने हैं, तो वहां जो है कि एन एक्सेप्शन, उसका अपवाद है। क्या अपवाद है कि that of the lava plateau that is formed through the volcanic activity as they often have a rich black soil, और जो आपके लावा प्लेटू है ना, जो आपके वोल्केनिक एक्टिविटी से मिले बने हैं, ज्वालामुखी क्रिया से बने हैं, तो उनमें क्या है, जो उनकी जो मिट्टी है वो कैसी है, आपकी ब्लैक सोयल है, जो उपजाऊ है, इसलिए वहां पर खेती की जा सकती है। प्लेटू आर आल्सो होम टू मैनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स, ये आप कई शानदार जो झरने हैं ना, आपके जलप्रपात, उनका घर है भी, ठीक है। मतलब वहां पे शानदार झरने पाए जाते हैं। द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जैम्बेजी रिवर भी, जो आपका विक्टोरिया फॉल्स है आपका जैम्बेजी रिवर इन साउथर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ये आपको ध्यान रखना है, विक्टोरिया फॉल्स जैम्बेजी रिवर साउथ अफ्रीका में है। द होंड्रू फॉल्स ऑन द, ये कौन सा है, होंड्रू जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है, पहले से आपको मैं नीचे दिखाई दूंगा। ऑन द सुवर्ण, आपका ये सवर्ण रेखा है ना रिवर, इस पर है सुवर्ण रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं सवर्ण रेखा, नदी पे है इन छोटा नागपुर प्लेटू। एंड द जोग्स फॉल ऑन द शरावती रिवर इन द वेस्टर्न घाट, की आपका शरावती नदी पे। ये आप कई बार आपसे मुझे पूछ ली जाते हैं कि जैम्बेजी रिवर पे कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात है, वो किस नदी पे, कहाँ पे है, तो होंड्रू जलप्रपात आपका सवर्ण रेखा पर है, ठीक है। होंड्रू सवर्ण रेखा, जैसे आपको नाम याद नहीं रुकना, घुंघरू, घुंघरू किसके होने चाहिए, सवर्ण के। होंड्रू मत याद रखो, घुंघरू याद रखो। घुंघरू किसके होने चाहिए, सवर्ण मतलब सोने के होने चाहिए, तो आपको याद रह जाएगा। और छोटा नागपुर मतलब छोटे छोटे होने चाहिए, अब याद हो जाएगा आपको। साथ जब आपसे कहा कि जो आपका ये कौन सा था, होंड्रू जलप्रपात कहा है, आप ढूंढरू से याद आया आपने घुंघरू, घुंघरू होने चाहिए सोने के सवर्ण रेखा पे। और कितने होने चाहिए, छोटे छोटे, छोटा नागपुर पे होने चाहिए। बस हो गया यार, तो ऐसे ट्रिक लगा के कदा बड़ी याद कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड जोग जलप्रपात है वो है शरावती रिवर पे भी, जो जोग फॉल्स है ना जलप्रपात, वो शरावती नदी पे है, जो वेस्टर्न घाट पे है भी। आर फ्यू सच वाटरफॉल्स द नो ये है आपका नौकलिकाई फॉल्स है, वो ड्रॉप डाउन 340 मीटर फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेटू इन मेघालय, की जो आपका चेरापूंजी में जो पठार है ना, वहां से ये आपका नौकलाई जलप्रपात गिरता है। अब आप देख लीजिए, ये तो आपको कुछ जीके के ही क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। तो ये देखिए जलप्रपात, ये जो ये है ना, ये है आपके जलप्रपात में कितने शानदार होंगे। जब खड़े ढलान से पानी गिरता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं, वाटरफॉल्स बोलते हैं। यही तो आपका नौकलिकाई फॉल्स एमर्जिंग फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेटू, जो आपका चेरापूंजी प्लेटू है ना, ये चेरापूंजी प्लेटू नाम है, और यहाँ से इस प्रकार से गिरता है। ये फिर आगे नीचे और भी जलप्रपात बना सकता है निकलता हुआ, ठीक है, क्योंकि जो आपका पठार है वो इस प्रकार जैसे सीढ़ी होती ना, उस प्रकार ही होता है, एक से दूसरी पे गिरे पे। तो ये आपका नौकलिकाई क्या है, जलप्रपात है, फॉल्स वाटरफॉल्स है। अब हम बात करते हैं प्लेन्स की। किसकी बात करते हैं, प्लेन समतल मैदान। और समतल मैदान से आप भली बात परिचित होंगे कि समतल मैदान क्या होता है, चीजें क्लियर है आपको। प्लेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट हैव एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अंडुलेटिंग सरफेस, कि जो आपका क्या है कि एक क्या है, एक ऐसा सरफेस है जो बहुत ज्यादा क्या है, इसको बोलते हैं जेंटली अंडुलेटिंग तरंगित, कि आपका इस प्रकार का मैदान है कि जो क्या है, फ्लैट है, और तरंगित मतलब थोड़ा सा इस प्रकार का हो सकता है।
आपको आगे बात समझ में, किस प्रकार का एक सरफेस आपकी सतह होती है। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज, उनमें न तो कोई लार्ज हिल्स होती है, बड़ी पहाड़ियां होती है, और न ही गहरी घाटियां होती है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर है वो, कि वो 300 मीटर से ज्यादा हाइट उनकी नहीं होती, एल्टीट्यूड उनका नहीं होता सी लेवल से, ये आपको बता दी गई है। आपको समझ में आ गया। प्लेन्स क्या होते हैं, समतल मैदान भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र, फ्लैट जो एरिया होगा ना, लार्ज फ्लैट एरिया इज कॉल्ड प्लेन्स, वो आपका मैदान कहलाएंगे। या फिर आपको जनरली एल्डरेटिंग आपको बता दिया, इसको बोलते हैं तरंगित, क्या बोलते हैं, तरंगित वे। अब बात करते हैं सी लेवल से, इसकी हाइट आपको बता दी, सी लेवल आपको बता। फ्लूड आपका फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर्स ओरिजिनेट इन माउंटेन्स रेंज, कि जो आपको बाढ़ निर्मित मैदान है ना, जो बाढ़ से मैदान बने हैं, वो क्या है, फॉर्म्ड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंज, जो पर्वतों से नदियां निकलती ना, उनके द्वारा वो बाढ़ के मैदान बने हैं, जो प्लेन मैदान हो किसके द्वारा बने हैं, नदियों के द्वारा बने हैं। Where they collect the particles of rock, sand and silt called sediments, कि उन्होंने क्या है कि जब नदियां पहाड़ों से निकलती है ना, उन्होंने अपने साथ कंकड़ थे, पत्थर थे, जो छोटी छोटी चीजें थी बारीक, वहां पे यहाँ तक कि मिनरल्स भी अपने साथ बहाकर वो लेके आती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है सेडिमेंट्स, तलछट भी इसको हम बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। These sediments are carried by all the way to the plain where the river deposit them, और ये पहाड़ों से क्या करती है, आपकी इन सेडिमेंट्स को लेना स्टार्ट करती है, इस प्रकार पहाड़ों से निकल लेंगी और जब मैदान आएंगे ना, वहां पे इनको जमा कर देगी। तो ये अपने साथ क्या बाकी लेके आई थी, आपका फर्टाइल, आपके जो उपजाऊ तत्व थे उनको बाकी लेके आई थी, और उसने मैदानों में क्या कर दिए, वो जमा कर दिए। तो इसका मतलब उपजाऊ कौन हो गए, आपके ये प्लेन्स है वो क्या हो गए, उपजाऊ हो गए। These sediments are carried all the way to the plain, इनको मैदानों तक लाया जाता है, नदी बाकी ले आती है मैदानों तक, where the river deposits them, और वहां उन्हें जमा कर देती है, making the soil very fertile, और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो जाती है। As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds, तो इस प्रकार क्या है कि ये जो प्लेन है ना, आइडियल है मतलब बहुत बढ़िया है, किसके लिए, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड, किसी प्रकार की, हर प्रकार की फसल के लिए ये जो मैदान है आपके बहुत ज्यादा उपयोगी है या उपजाऊ है। एंड एग्रीकल्चर इज ए मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दिस लैंड फॉर्म, और यहाँ पे जो आर्थिक क्रिया है ना, वो क्या है, एक खेती है जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभालती है, मतलब यहाँ के लोगों का जो मेन साधन है ना, वो क्या है, खेती करना है। इकोनॉमिक मतलब कमाई का जरिया हो गई। प्लेन्स आल्सो सपोर्ट्स ए वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना, तो जो प्लेन्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं वैरायटी ऑफ विविध प्रकार के आपकी फ्लोरा और फ्योना क्या होते हैं, ये चीज आप बताइए मुझे। कई बार मैंने बता दिया, मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया है बताया। फ्लोरा देखिए कि यहाँ कुछ एरिया, ये संसार के कुछ एरिया है, ठीक है, मान लेते हैं कोई महाद्वीप हो गए 5, इसमें कुछ जीव जंतु होंगे, विशेष प्रकार के पौधे होंगे, इसमें जीव जंतु, इसमें पेड़ पौधे होंगे, इसमें जीव जंतु, सब में होंगे ना, सब में एक जैसे तो हो नहीं। तो यहाँ पे जो विशेष प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना, तो उसको फ्लोरा बोलेंगे, यहाँ के फ्लोरा है वो, और जहाँ यही पाए जाते हैं वो यहाँ के फौना हो गए। जीव जंतु पाए गए उनको तो बोलते हैं फ्योना, और जो आपके पेड़ पौधे पाए गए उनको बोलते हैं फ्लोरा। आपको एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को वहां का फ्लोरा बोलते हैं, उसी क्षेत्र के, और जानवरों को बोलते हैं फ्योना, उसी क्षेत्र का फ्योना। आपको आगे बात समझे, हर सब्जेक्ट में मैंने आपको ये बढ़ाया फ्लोरा और फ्योना, और कभी ना कभी आपके क्वेश्चन में भी आएंगे फ्लोरा और फ्योना, तो ये देख लीजिए। ये जो आपके पर्वत हैं, ठीक है, ये आपकी यांगती मैदान है आपके, ठीक है, ये आपका हो गया उराल पर्वत हो गया, ये मंगोलियन पर्वत हो गया, ठीक है, ये आपकी नील नदी हो गई, ये आपकी सिंधु नदी के मैदान हो गए। तो ये क्या है, पठार, इस प्रकार का क्या है आपका तिब्बत का पठार आपको दिख रहा होगा, यहाँ इसने दिखाया नहीं, भारतवाड़ा दक्षिण का पठार नहीं दिखाया। माउंटेन रेंज, ये आपकी माउंटेन इस कलर में है, तो आप इस मानचित्र को पढ़ लेंगे कि कौन सी चीज कहां पर है। कोई डाउट हो तो बोलिए, आगे बढ़े हम। ये बात है सैटेलाइट व्यू ऑफ द गंगा प्लान, जो गंगा के जो मैदान है ना उनका देखिए ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा, ये आपका क्या है, गंगा घाटी का प्लान है,
सॉरी गंगा के मैदान है भी, सिंधु गंगा के मैदान मान लीजिए। लाइफ इन प्लेन्स भी, थाउजेंड ऑफ ईयर एगो द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड रिवर्स इन फर्टाइल प्लेन, कि जो हजारों साल पहले जो पहली सभ्यता बसी थी वो आपकी इन्हीं मैदानों में बसी थी। इन आवर टाइम्स टू ए लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन, और आज हमारे समय में भी क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। की अब देखिए कि यहाँ पे क्या 40 करोड़ लोग रहते हैं, लगभग कहाँ रहते हैं, 40 करोड़ मैदानी भागों में रहते हैं, और इंडिया का 1/4 से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं भी, ठीक है। मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन इंडिया गंगा प्लेन, गंगा के जो मैदान है ना यहाँ पर रहते हैं। द गंगेटिक प्लेन एज मैनी अदर प्लेन्स ऑफ द, इसने कहा कि जो इसमें रहते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर क्यों रहते हैं। आप ये कारण नहीं बताया कि मैदानों में ज्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें, मकान बनाना, उद्योग लगाना, रेलवे नेटवर्क बिछाना, सड़क सुविधाएं, यहाँ पे सारी चीजें आसानी से हो जाती है। यहाँ की जलवायु रहने के लिए अच्छी है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा रहती है, और पहाड़ों में कम मिले, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना, मकान बनाना, ऊपर से बारिश वाली समस्या, जंगल रक्षा की सुरक्षा, जंगली जानवरों से खतरा, तो हर प्रकार के जीवन वहां पे जीना कठिन था पहाड़ों में, और यहाँ पे थोड़ा सा आसान, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती। एज विद मैनी अदर प्लेन्स इन द ऑफ द वर्ल्ड, द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द रीजन इंक्लूड रिवर फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। तो इसने कहा कि जो आपका ये गंगा के जो मैदान है, यहाँ पे जो लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो आपका क्या है कि रिवर फिशिंग भी है और एग्रीकल्चर भी है, ठीक है। फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ले एंड मिलेट्स आर ग्रोन, जो आपकी नॉर्मल फसलें हैं वो आपकी सारी यहाँ पर उगाई जाती हैं। फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन, जूट, हेम्प आर आल्सो ग्रोन इन द गंगेटिक प्लेन। जो है आपकी फाइबर है ना, रेशे वाली क्रॉप जिनसे कपड़ा वगैरह बनता है, ये आपकी कॉटन है, जूट है, हेम्प है, ये भी यहाँ पर उगाई जाती है गंगा के मैदानों में। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज बीन मोस्टली रेनफेड, दैट इज द वाटर थ्रो रेनफॉल इन, की जो आपकी ट्रेडिशनल जो पारंपरिक खेती है वो किस पे थी, डिपेंड थी, आपकी बारिश पे ही डिपेंड थी पारंपरिक तरीके में। लेकिन अब क्या बदलाव आ गया वो देखिए। इन द रिसेंट डिकेड, पिछले कुछ दशकों में, हाउएवर agriculture has turned to irrigation with water brought to the fields through the networks of the canals। अब क्या है कि पहले जो ट्रेडिशनल आपकी खेती थी वो किस पे डिपेंड थी, वर्षा पे डिपेंड थी, वर्षा हुई तो हो गई। लेकिन पिछले कुछ दशकों में क्या परिवर्तन आया है कि जो खेतों में ना क्या हो गया है कि कैनल्स, जो आपको कि पानी है, जो इरिगेशन के लिए पानी है वो किसके द्वारा लाया गया है, आपका नेटवर्क्स ऑफ कैनाल्स और पम्प्ड फ्रॉम ग्राउंड वाटर, कि जो आपका ये है ना नहरों का उनका जाल बिछा दिया गया है, और जो आपका नल लगा दिए गए, कुएं लगा दिए गए, ग्राउंड वाटर से वहां पे सिंचाई कर दी जाती है। While irrigation has increased agricultural production, इरिगेशन सिंचाई समझते होंगे क्या होता है इरिगेशन, खेतों में जो पानी देते हैं ना उसको इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ नहीं आनी चाहिए, इसको सिंचाई बोलते हैं हिंदी में। इट हैज आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डिप्लेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। इसने कहा कि कुओं से पानी निकाल के हम क्या करते हैं, खेतों में लगा दिया, तो ये हमें फायदा तो मिल गया क्या कि हमारी फसल बढ़िया हो गई, लेकिन धीरे धीरे जो भूमि का जल है ना, ग्राउंड लेवल वाटर, वो कम हो रहा है। ये डिप्लेशन और डिक्रीज द ग्राउंड वाटर, दिस प्रेजेंट ए चैलेंज फॉर द फ्यूचर एंड एग्रीकल्चर इन द रीजन। और इसलिए क्या होगा कि ये चैलेंज है, ये एक क्या है समस्या बनती जा रही, क्योंकि धीरे धीरे पानी कम होगा, एक दिन पानी खत्म भी होगा तो क्या होगा कि ये आगे वाले समय में खेती के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी। Some of the other problems affecting the Ganga plains include high population and pollution। दूसरी समस्या आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन और आपका पॉल्यूशन भी। Whether in the mountains ranges or plain, river around the world has carried immense cultural value। तो इसने कहा कि ये आपके चाहे माउंटेन्स रेंजेस थी, जैसे आपकी पर्वत श्रृंखलाएं थी, और प्लेन्स मैदान हो, चाहे रिवर हो, आपकी जो आपकी रिवर है ना उसका क्या बहुत ज्यादा सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है। चाहे वो पहाड़ों से निकल के जो नदियां मैदानों में आती है उनका सांस्कृतिक महत्व है। इमेंस कल्चरल वैल्यू, इसका बहुत ज्यादा सांस्कृतिक महत्व। इन पर्टिकुलर मेनी कम्युनिटीज हैव कंसीडर्ड रिवर सोर्स एंड ए कन्फ्लुएंस विद वन और टू अदर रिवर्स। कन्फ्लुएंस होता है संगम, क्या होता है संगम, जहां पे नदियां मिलती हैं।
ये कहता है कि इन पर्टिकुलर मैनी कम्युनिटीज, बहुत सारे समाज भी, ठीक है, हैव कंसिडर रिवर सोर्स, जो रिवर्स का जो सोर्स है, रिवर जहां से निकलती है उसको, या फिर जहां ये आपस में मिलती है उसको, एक या दो से ज्यादा नदियां, ठीक है, टू बी स्क्रेड, उसको पवित्र समझा जाता है। जैसे हमारे यहाँ गंगा निकलती है गौमुख से आपकी, तो उसको पवित्र समझा जाता है रिवर के सोर्स को। और जहां ये तीनों मिलती है, आपकी गंगा है, आपकी यमुना है और सरस्वती है, वो जो मिलती है ना, तो उसको भी संगम स्थल को प्रयागराज में पवित्र समझा जाता है। इसने कहा कि इस प्रकार और भी कई नदियां जिसके पवित्र को स्थान को पवित्र समझा जाता है। इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल, सेरेमनीज एंड रिचुअल आर कंडक्टेड एट सच लोकेशन। उसने कहा कि इंडिया में बहुत सारी रीति रिवाजें, प्रथाएं इन स्थानों पर होती है कि नदी के पास जाके कोई आपकी परंपरा है, कहीं पे बाल उतरवाने की परंपरा, कहीं पे आपकी अस्थि विसर्जन है, तो अलग अलग परंपराएं, कई स्नान होते हैं कि इस जगह पे स्नान करने से जाएगा। तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं और आपके फेस्टिवल त्योहार भी मनाए जाते हैं। Because plains have a gentle slope, river navigation is easy and sports a lot of economic activities। कि जो आपके प्लेन्स है ना, वहाँ पे जेंटल स्लोप भी है, मतलब कि ऐसे खड़े ढलान नहीं, बिल्कुल आरामदायक ढलान है और नदियों का पानी बहता रहता है। ये बात आ गई समझ में। यहाँ से क्या कहता है कि जेंटल स्लोप है, रिवर नेविगेशन इज इजी एंड स्पोर्ट्स ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो रिवर से परिवहन, नेविगेशन, आपका रिवर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो क्या यहाँ पर पॉसिबल है। और जो कि क्या लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं हो सकती है। इन अर्लियर डेज पीपल आल्सो यूज रिवर एक्सटेंसिवली टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि जो आप पहले की बात करेंगे तो बहुत से लोग क्या थे, बहुत ज्यादा तौर पर नदियों का प्रयोग करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, क्योंकि उनके पास और कोई साधन वहां पर होता नहीं था। Even today, figure 3.10 10 on page 56, there are stretches along the Ganga where the people prefer to use boats to move around। कि जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं ना, आसपास रहते हैं, वो क्या करते हैं, बोट्स का प्रयोग करते हैं, नाव का, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ये देखिए कन्फ्लुएंस आपको दे द मीटिंग ऑफ पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर्स, वो पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं। तो ये आप कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ रिवर सोर्स और कन्फ्लुएंस फ्रॉम योर रीजन दैट आर रिगार्डेड। कि आपको सोर्स बता दीजिए, सोर्स आपको बता दिया गौमुख से निकलती है, रिवर जहां पे मिलती है संगम घाट बोलते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती भी। विजिट ए रिवर नियर बाई, कि आपके नजदीक आपको अब कोई रिवर है उसकी विजिट करनी है, और वहां पे कोई अगर धार्मिक मेला लगता है, कोई और रिचुअल पूरी होती है, प्रथा वहां पे होती है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड आइडेंटिफाई कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म दे आर एसोसिएटेड विद। कि आपको क्या है कि आपको जो टूरिस्ट प्लेस है ना, वहां पे घूमना है, वहां देखना किस प्रकार का स्थल रूप है, वहां पे आपका पठार है, पहाड़ी है, या फिर आपका प्लेन मैदान है, ठीक है, ये चीज आप देख लेंगे। तो आपका एक पैराग्राफ और है कि ये, और मैं आपको पढ़ा देता हूँ ताकि हमारा इसी पार्ट में समाप्त हो जाएगा। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द थ्री मेन लैंडफॉर्म but its surface is very complex and experts are often define a new more landform। तो इसने कहा कि यहाँ पे आपने तीन तो आपने पढ़ दिए, लेकिन यहाँ पे एक और है, ठीक है, एक प्रकार का लैंडफॉर्म लैंडफॉर्म डेजर्ट, उसको क्या बोला जाता है, डेजर्ट। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही करते, काफी ज्यादा लेक्चर हो जाएगा, हम डेजर्ट को अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।